गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग नागरिक शास्त्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अध्याय 5 का जो था वो अध्ययन किया था भाग 1 में। भाग 1 में हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में छोटे एवं बड़े कारखाने किस प्रकार से दिखाए गए थे, या फिर हम लोगों ने उस समय जो पहला क्लास पढ़ा था, इसमें का पहला मतलब इस पाठ का जो पहला भाग था वो भाग में हम लोगों ने छोटे कारखाने के बारे में अध्ययन किए थे। छोटे कारखाने के माध्यम से हम लोगों ने राइस मिल के बारे में पढ़ा था। राइस मिल मतलब चावल का मिल। वो पहले के ज़माने में किस प्रकार से धान से चावल निकाला जाता था, और अभी जो वास्तविक रूप से हम लोग देखते हैं गांव में तो हॉलर मिल होते हैं, उसमें उन लोग चावल मिल धान को डालकर चावल निकालते हैं, जिसमें देखोगे कनकी भी निकलता है, कोढ़ा भी निकलता है और चावल भी निकलता है, किंतु उसमें चावल बहुत टूटते हैं। और इसीलिए आधुनिक तरीके का जो मशीन था, जो बड़ा मशीन था उस समय, इस समय वो था है राइस मिल में। राइस मिल में वो आसानी से वहाँ पर चावल निकाला जाता है और फिर उसमें चावल को अलग अलग भागों में करते हैं, जिसमें साबुत चावल रहता है और खंडा रहता है और कनकी रहता है। और उसमें एक प्रक्रिया और पढ़े थे हम लोगों ने, उसना चावल को किस प्रकार से बनाते हैं, उसना चावल को बनाने की क्या प्रक्रिया थी। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये तो था आपका छोटा उद्योग। कारखाने में जो छोटे उद्योग थे वो उद्योग के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग बड़े उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपकी पुस्तक में सीमेंट कारखाना का उदाहरण दिया है कि सीमेंट कारखाना किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया है। सीमेंट कारखाने में किस प्रकार से उत्पादन होता है, सीमेंट कारखाने के लिए कच्चा माल कहाँ से लाया जाता है, उसमें कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीज़ें हम लोग बृहद उद्योग के नाम से है, उसमें सीमेंट कारखाने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसके पहले हम लोग देखते हैं इसमें मजदूरों का संख्या एवं उसकी स्थिति क्या होती है। इसमें जो छोटे कारखाने होते हैं और बड़े कारखाने में मजदूरों की संख्या और उसकी स्थिति के बारे में अध्ययन किए हैं। तो इस मिल में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगभग 15 से 20 लोग होते हैं। इस मिल में 2 तरह के मजदूर रखे जाते हैं, और यह नियमित तथा स्थायी कर्मचारी होते हैं और उन्हें वेतन के अलावा और भी कोई सुविधाएं नहीं मिलती है। और दूसरे अस्थायी और अनियमित मजदूर होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी दी जाती है। तो इस उद्योग में 2 प्रकार के मजदूर काम करते हैं। 15 से 20 लोग रहते हैं, जिसमें स्थायी मजदूर जो होते हैं उनको वेतन के अलावा और कोई चीज़ नहीं दिया जाता, और जो अस्थायी मजदूर रहते हैं उनको रोज़ाना जिस प्रकार से ठेके का काम होता है, तो रोज़ मजदूर काम करता है, उसकी रोजी के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। अब अक्टूबर से फरवरी तक का मिल लगातार चलती है। मार्च से जून तक का नियमित काम नहीं चलता, जबकि बरसात में तो यह मिल बिल्कुल ही बंद रहता है। ये चावल मिल के बारे में आपको बता रहे हैं कि चावल मिल में देखेंगे जब उत्पादन होता है, जब धान कटता है, उसमें अक्टूबर से फरवरी तक का इसमें काम निरंतर चलते रहता है। और फिर जब मार्च से जून तक का इसमें काम मध्यम चलता है, लेकिन जुलाई से जैसे ही बरसात लगता है तो यहाँ पर काम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बृहद उद्योग के बारे में। बृहद उद्योग मतलब बड़ा उद्योग। इसमें जब कोई उद्योग उत्पादन के साधनों को अधिक मात्रा में करता है तो उसे हम बृहद उद्योग कहते हैं, प्रयोग करते हैं। तो उसे हम अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करता है, अधिक मात्रा में यहाँ पर देखोगे साधनों का उपयोग करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बृहद उद्योग कहते हैं। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है और उच्च तकनीकी मशीनों की आवश्यकता होती है जो विद्युत चालित होते हैं, और विद्युत चालित यंत्रों की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के अंतर्गत लोहा इस्पात, सीमेंट कारखाने, तांबा उद्योग, जूट उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, कागज उद्योग आदि आते हैं। आपको पहले ही बताई थी मैं कि ये जो बृहद उद्योग है, जिसमें उत्पादन की मात्रा अधिक होती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और आधुनिक तरीके से चलाने वाली मशीन जिसमें विद्युत का उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, बृहद उद्योग। इसी के आधार पर देखेंगे, आइए हम इस पाठ में बृहद उद्योग के अंतर्गत सीमेंट कारखाने के बारे में अध्ययन करते हैं।
तो सीमेंट कारखाना देखेंगे, आधारभूत उद्योग में सीमेंट उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग होता है। इस उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल के रूप में यह चूना पत्थर कोयले की आवश्यकता होती है। इस उद्योग को लगाने के लिए हम मुख्य रूप से देखते हैं तो कच्चे माल की आवश्यकता होती है और चूना, जो कि सीमेंट बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। वो अगर वो नहीं रहेगा तो सीमेंट नहीं बना सकेंगे हम लोग। तो कच्चे माल के रूप में ये दो चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। इसके साथ ही बड़े मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है तथा यहाँ सीमेंट में मानव निर्मित पत्थर कहते हैं। ये सीमेंट का जो कारखाना होता है या सीमेंट का उत्पादन जिसमें होता है, इसको हम मानव निर्मित पत्थर भी कहते हैं, क्योंकि जब ये इसको मनुष्य बनाता है और अगर उसमें ठंडक लग गई या शीत उसमें पानी लग गया तो वो बिल्कुल कठोर पत्थर की तरह हो जाता है, इसीलिए इसे उसको मानव निर्मित पत्थर भी कहते हैं। इसमें देखेंगे सीमेंट भारी पदार्थ होने के साथ साथ यह नमी के प्रभाव से शीघ्र ही अनुपयोगी हो जाता है, अतएव इसके लिए यह द्रुतगामी तथा परिवहन साधन एवं बाजार का निकट होना आवश्यक है। और इसकी सुरक्षा के लिए ही देखते हैं कि ऐसे स्थान में इसको रखा जाए जहाँ पर वो उसमें आर्द्रता ना हो, नमी ना हो, और सुनिश्चित बाजार की व्यवस्था की जाए ताकि सीमेंट का उत्पादन जैसे ही होता है वैसे ही हम क्या कर सके, उसको बाजार में ले जाकर बेच सके। यहाँ पर देखेंगे यह कारखाने में काम करने हेतु बड़े पैमाने पर सस्ते तथा कुशल श्रमिक तथा प्रशिक्षित कर्मचारी की आवश्यकता होती है। ये जो बड़ा कारखाना है इसमें काम करने के लिए अधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है और सस्ते होने चाहिए, जो मतलब उनको आसानी से काम भी मिल जाए, उनका काम भी हो जाए और वो एक तरफ से देखेंगे कुशल श्रमिक, और उसमें संगठन एक जो बड़े काम करते हैं जिसमें प्रशिक्षित अधिकारी लोग होते हैं जो वहाँ पर का मार्गदर्शन देते हैं, उन लोगों का प्रशिक्षण होना आवश्यक होता है। अब इसमें देखेंगे समस्त प्रकार के निर्माण कार्य, जैसे यहाँ पर आवासीय गृह, भवन, पुल, सड़क, रेल मार्ग, रेल का जो स्लीपर बनता है वो, नहर, बांध, विद्युत योजना आदि इसका उपयोगी तेजी से होते जा रहा है। आधुनिक काल में अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में यहाँ पर मनुष्य जिन तरीकों से उन्नति कर रहा है उस हिसाब से हर एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और इसी में देखते हैं चाहे वो भवन हो, पुल हो, सड़क हो या रेल के स्लीपर हो, नहर में जो बांध बनाते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है। वर्तमान में चीन, जापान एवं अमेरिका के पश्चात भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश रहा है। यहाँ पर देखेंगे वर्तमान में जो अभी समय चल रहा है उसमें चीन है, जापान है और अमेरिका के पश्चात भारत का जो चौथा स्थान है, ये देश में विश्व में चौथे नंबर पर आता है। अब देखते हैं राज्य के प्रमुख सीमेंट कारखाने निम्नलिखित स्थानों पर मिलते हैं। जो राज्य का जो सीमेंट कारखाना है वो कहाँ कहाँ पर पाया गया है। सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ में, रामपुर जो बैकुंठ रामपुर में है, जेके सीमेंट लिमिटेड जो तिल्दा नेवरा रायपुर में है, रेमंड तथा सीमेंट बिलासपुर में है, मोदी सीमेंट रायगढ़ में है तथा जय बजरंग सीमेंट बस्तर में है, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड जो जामुल में है। ये सारी जो है लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी के हिसाब से हर एक सीमेंट अलग अलग जगह, सीमेंट का जो कारखाना है अलग अलग जगह में स्थापित है। तो अब ये देखते हैं हम लोग कि सीमेंट कारखाने में होने वाले प्रदूषण किस प्रकार से हैं। सीमेंट कारखाने में होने वाले प्रदूषण के पहले मैं बता देती हूँ कि सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। हालांकि आपकी पुस्तक में नहीं दिया है लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि इसमें सीमेंट कारखाने किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो कच्चे माल के रूप में यहाँ पर चूना पत्थर को चूना खदान से खोद कर लाया जाता है यातायात के साधनों में ट्रक के माध्यम से। फिर उसको जो मशीन लगी होती है, क्रशर हापर होता है, क्रशर, ये जो सीमेंट कारखाने का जो मशीन होता
होता है, उसमें इसको क्या करते हैं, चूना पत्थर को डालते हैं और क्रशर हापर में जब जाता है तो वो जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो छोटा टुकड़ा होता है वो जबड़ा क्रशर में जाता है कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से, कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से फिर वो इसमें जबड़ा क्रशर में जाकर, ये जबड़ा क्रशर कैसे होता है, जैसे हम लोग का ये जो मुंह है उसी प्रकार का जबड़ा क्रशर होता है। एक दीवार होती है और दूसरी दीवार इस पर क्या होती है, रगड़ खाती है, जिसके कारण से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो छोटे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये क्या होता है, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा ही क्या होता है, जॉ क्रशर में जाता है। जॉ क्रशर के माध्यम से फिर उसको एक बड़ा सा क्रशर हापर होता है, वो बड़ा सा ड्रम नुमा होता है जिसमें बड़े बड़े लोहे के गोले भरे हुए होते हैं। वो गोले के लोहे क्या होते हैं, आपस में बहुत तेजी से एक दूसरे मतलब ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिससे सीमेंट का जो चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर वो एकदम महीन पिस जाता है। फिर उसको टंकी उसमें क्या करते हैं, उसको मशीन के माध्यम से कोठियों में भरा जाता है, भरकर उसको पंखा जहाँ पर चलता है वहाँ पर लेकर जाते हैं और उसको बड़े बड़े टंकियों में भरते हैं। भरने के बाद इसको जब टंकी में भर जाता है तो इसको बहुत उच्च ताप में पकाया जाता है, जिसको हम भट्ठी कहते हैं। भट्ठी में इसको पकाया जाता है और किलन, जिसका नाम है किलन, ये किलन में पकाया जाता है और किलन में पकाने के बाद जब ये पक जाता है तो इसमें जिप्सम नामक धातु मिलाकर पीसा जाता है ताकि ये कठोर रूप रहे। इसीलिए देखते हैं हम लोग जब भवन का निर्माण किया जाता है तो क्या होता है, वो जैसे ही भवन बनता है वैसे ही सब लोग पानी का जो तराई है उसको तराई बहुत करते हैं ताकि वो सीमेंट एकदम से मजबूत हो जाए। तो इस प्रकार से इसमें सीमेंट बनाने की जो प्रक्रिया है वो है आपकी पुस्तक में नहीं है ना। तो इसलिए मैं आपको बता दी कि सीमेंट किस प्रकार से बनता है। आप देखते हैं यहाँ पर सीमेंट में होने वाले प्रदूषण का अर्थ होता है किसी वस्तु का या तत्व को प्राकृतिक गुणों का ह्रास करना। प्रदूषण का क्या अर्थ होता है कि वस्तु पदार्थ या तत्व के प्राकृतिक गुणों का ह्रास करना है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप हमारा जीवन सुखमय है और आरामदायक होता है, वहीं दुष्परिणाम भी आते हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखेंगे औद्योगिक गतिविधियों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है पर्यावरण का ह्रास। यहाँ पर देखेंगे औद्योगिक ह्रास का जो है गतिविधियों में सबसे बड़ा परिणाम क्या होता है कि उद्योगों के कारण से हमारे आसपास के जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहे हैं। ये कई प्रकार की बीमारियों के भी इसमें जन्मदाता होते हैं, जिससे पृथ्वी पर तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अब यहीं पर देखेंगे पहले इन कारखानों में बाहर काफ़ी प्रदूषण होता था, किंतु आसपास के गांव और सीमेंट की धूल पहुंचकर यहाँ पर ज़मीन खराब हो जाती थी, क्योंकि जहाँ पर चूना अगर पड़ता है तो वहाँ पर ज़मीन पूरी मरुभूमि हो जाती है, वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं हो पाता। इससे पास के गाँव में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होता था और इस कारण से यहाँ पर जो गांव वाले हैं वे आंदोलन करने लगे और आवाज़ उठाए, जिसके कारण से तब सरकार प्रदूषण रोकने के लिए कई ऐसे कड़े नियम बनाए, जिसके कारण से अब अभी आधुनिक समय में उतना अधिक प्रदूषण नहीं होता है। इस दबाव के कारण से इसमें कारखाने में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मशीन लगाई गई थी, जो हमने इस कारखाने में भी देखी थी और इस मशीन से लगने से इन समस्याओं का कुछ हद तक का समाधान हो चुका है। अब हालांकि सरकार के इस प्रकार के नियम होने के बाद भी कई बड़े कारखाने इस प्रकार की समस्या बनी हुई हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र में अगर कारखाने होंगे वहाँ पर स्वाभाविक रूप से है कि वहाँ प्रदूषण होगा। तो सरकार को ये चाहिए कि वो कड़े से कड़े नियम बनाए प्रदूषण को रोकने के लिए, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखा जा सके और आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखा जा सके। इसी में देखेंगे औद्योगिकरण के परिणाम फलस्वरूप विशाल पैमाने में जंगल कटते जा रहे हैं, जिससे इसमें पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि होती जा रही है। कारखानों में चलने वाले जो विशालकाय मशीनों को
के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिसको ध्वनि अवरोधक यंत्र के माध्यम से उसको रोका जा सकता है। और तीव्र शोर से मनुष्य के मस्तिष्क एवं शारीरिक विकृति उत्पन्न हो रही है। ये एक प्रकार की बीमारी होती है, जिससे वे देखेंगे कई लोग होते हैं कि उसी के कारण से उनको दिमाग में असर करता है या माइग्रेन होता है। ये सारी बीमारियां इन्हीं के कारण से होती है। कारखाने से यहाँ पर निकलने वाला जो कचरा है, गंदा पानी है, उसको नदी नालों में बहा दिया जाता था। फलतः अब क्या हो गया है, इसमें आज अधिकांश नदियां का जल प्रदूषित हो जा रहा है। जो कारखाने से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ है और जो दूषित जल है उसको भी नदियों और नालों में बहा देते थे, जिसके कारण से उसका पानी गंदा हो जाता था। तो अब उस पर सरकार क्या कर दी है, रोक लगा दी है, ताकि उसका पानी स्वच्छ रहे और लोगों के उपयोग के लिए किया जा सके। प्रदूषण को रोकने के कौन कौन से उपाय किए हैं सरकार ने, ये भी है। प्रदूषण यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाए, करना अनिवार्य है। और हम न केवल पौधे लगाएं बल्कि उनकी देख रेख भी करें, उनको बड़ा भी करें। ये नहीं कि वृक्षारोपण के समय वृक्ष लगाए, पौधे लगा दिए और उसकी देख रेख नहीं कर रहे हैं तो वो तो पौधा मर जाएगा, इसलिए उसकी देख रेख करना आवश्यक है। कारखानों में भी इसमें जो चिमनियाँ जो लगी होती हैं वो बहुत ऊपर होनी चाहिए, ताकि जो उससे निकलने वाला, कारखाने से निकलने वाला धुआं है वो आसमान से ऊपर का चले जाए, वो आसपास के वातावरण में ना फैले। इसी में औद्योगिक कचरों एवं गंदा पानी को नदियों और नालों में बहाने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और कारखाने की आबादी वाले क्षेत्रों में दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ये पब्लिक प्लेस में, कोई भी कारखाना है जो पब्लिक प्लेस में ना खोला जाए। और ये कारखाना जो भी कारखाना का स्थापित किया जाए वो लोगों के गांव से या वहाँ लोगों के से थोड़ा दूर या उन लोग के गांव से हट कर लगाया जाए। अब देखते हैं इसमें प्रबंधन क्या है। किसी भी कारखाने में उत्पादन से बाजार तक का पूरी प्रक्रिया के लिए प्रबंधन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वस्तु का जब हम उत्पादन करेंगे तो उसको उचित बाजार तक का बेचने के लिए भी प्रबंधन का होना आवश्यक होता है। प्रबंधन में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। कारखाने में मालिक द्वारा पूंजी लगाई जाती है, जिसके के द्वारा कच्चा माल खरीदा जाता है, मशीन लगाया होता है, संचालन करना होता है, कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। और जब यहाँ पर वस्तु बनने के बाद उसकी पैकिंग करना, वस्तु को थोक बाजार में पहुँचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना कारखाने का होता है। और कारखाने में उत्पादन और बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण करने का कार्य कौन करती है, प्रबंधन करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तु के उत्पादन से लेकर उसके विक्रय तक का सारे काम को उचित ढंग से, नियोजित ढंग से चलाने के लिए यहाँ पर प्रबंधन का होना अति आवश्यक है। तो बच्चों, आज आप लोगों ने इसमें वृहद उद्योग के बारे में अध्ययन किया। आपकी पुस्तक में शॉर्टकट में दिया है कारखाने में किस प्रकार से सीमेंट बनाया जाता है, इसके बारे में भी नहीं बताया है। तो आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ोगे ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू।